Recording in progress. चलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने सेम टॉपिक की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अबाउट डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम का होने वाला कंजर्वेशन, उसके बाद में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर सिस्टम ऑफ मासेस इन मोशन, इससे रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था। क्योंकि देखो कल का लेक्चर अगर छोड़ देंगे तो उससे पहले जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा था तब हम पार्टिकल को या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंसीडर कर रहे थे इन इक्विलिब्रियम। और वहां पे अगर इक्विलिब्रियम है तो एकदम सिंपल सी बात बनती थी, हर बार हमें बस वहां पे क्या करना था, बस जाके समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, फिर वो अलोंग एक्स हो या फिर अलोंग वाई हो या फिर नेट फोर्स हो, उनको अपन जीरो से इक्वेट करते थे और वहां पे सिंप्लीफिकेशन करते थे। लेकिन आगे जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हर बार जो है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ऐसे नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम अगर वहां पे मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां पे अगर कुछ फोर्सेस जो अनबैलेंस्ड है एंड ये अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से अगर वहां पे मोशन परफॉर्म हो रही है, तो उस मोशन का एक्सेलरेशन, उस मोशन में जो भी रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट होंगे, जो भी इंटरेक्टिंग बॉडीज होगी, उनके मासेस कितने होंगे, मास के वजह से क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, इस तरह की बातें हमें आगे डिस्कस करनी थी। एंड फॉर दैट पर्पज हमने डिसाइड किया था कि बेसिकली हम जो है मोमेंटम एंड रिलेटेड पार्ट में यहाँ पे मोशन वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड फिर कल हमने देखा था कि अगर एक मास है या फिर नंबर ऑफ मासेस है, अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पे नेट फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ मासेस इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। आज हम एक्चुअल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब कंजर्व होता है, क्या कंडीशन हमने देखी उसके लिए। अगर वहां पे सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर जीरो है तो उस केस में वहां पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। एंड उससे रिलेटेड हमने जो है डिस्कशन गन बुलेट्स का, फिर बुलेट वुडन ब्लॉक में घुसती है तो क्या वहां पे पेनिट्रेट नहीं हो रही, तो क्या पेनिट्रेट होगी तो क्या, एंड एट द एंड जो है हमने बॉम्ब के एक्सप्लोजन की केस भी देखी थी। और वहां पे हम देख चुके हैं, और पीछे भी आप देख रहे होंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक्सप्लोजन होने के बाद वहां पे सारे ऑल डायरेक्शन में उसके पार्ट जो है इधर उधर चले जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट एज्यूम करके हम आज के लेक्चर का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। और उसमें हमने कल देखा था कि अगर वहां पे बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर बॉम्ब पहले से रेस्ट में था, ये कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। एंड अगर वेलोसिटी जीरो रहेगी तो इसका मतलब एक्सप्लोजन होने से पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब कितना बनेगा, जीरो। जीरो बनेगा। और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया तो एक्सप्लोजन के बाद में हमने फाइनल मोमेंटम कंसीडर किया था कि जो फाइनल मोमेंटम है अगर उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड केस में क्या कर रहे हैं कि समझने के लिए एंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए, इसलिए दो पार्टी कंसीडर कर रहे हैं। तो उसका फाइनल मोमेंटम था m1v1 प्लस m2v2, where m1 and m2 are the masses of first and second part, v1 and v2 are the velocities of first and second part, जो बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद में सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। फिर कंजर्वेशन का रूल अगर अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है यहाँ पे 0 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 आता है। एंड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1v1 इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ m2 इंटू v2। एंड यहाँ पे निगेटिव साइन क्या प्रेडिक्ट करता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि वहां पे मोमेंटम को बैलेंस करना पड़ता है। इसी की केस होती है, देखो जब भी बॉम्ब का प्रैक्टिकली कहीं पे भी एक्सप्लोजन होता है, अभी बॉम्ब का एक्सप्लोजन कुछ नई बात नहीं, रोज कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, तो वहां पे बॉम्ब क्या होता है, ग्रेनेड कैसे होता है, कल मैंने दिखाया भी था और बोला भी था उसमें होता क्या है। तो जब ये एक्सप्लोड होता है तो उसका एक्सप्लोजन इस तरह से होता है कि वहां पे आजू बाजू में पूरा 360 डिग्री में, मतलब ग्राउंड के अंदर भी घुसता है लेकिन कम घुसता है, लेकिन बाकी सारे डायरेक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो ये बॉम्ब में से निकलने वाले छोटे छोटे नेल्स या फिर हार्म करने वाले जो भी पॉइजनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं एंड ऑल डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद सराउंडिंग के पूरे स्पेस में जो है वहां पे इंपैक्ट होता है। उसका रीजन ही यही है कि एक्सप्लोड होने के बाद
जितने भी पार्ट्स निकलने वाले हैं उनको इस तरह से निकलना पड़ता है कि नेट मोमेंटम जो है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एक डायरेक्शन में जितना मास इनटू वेलोसिटी एक्ट हो रहा है उतना ही मास इनटू वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, तभी वो कंडीशन मेंटेन होती है। इसलिए बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हम इसी को तो अगर मैग्नीट्यूड में कंसीडर करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि m1 v1 इक्वल्स टू क्या होता है, m2 इंटू v2 होता है मैग्नीट्यूड में। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन को साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे, और इसी के ऊपर से हमें रिलेशन मिलता है कि v1 अपॉन v2 जो है इक्वल्स टू होगा m2 अपॉन m1। तो ये इक्वेशन हमें क्या यहाँ पे कंक्लूजन देगा, कुछ बोल सकते हो क्या यहाँ से? v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये कि इस टाइप के एक्सप्लोजन में वेलोसिटी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद उसके जो दो पार्ट्स होने वाले हैं, जो हेवी पार्ट रहेगा उसकी वेलोसिटी बोलो कम कम रहेगी, एंड जो कम लाइटर रहेगी। पार्ट रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। रहेगी। ठीक है, ज्यादा। तो इस तरह से हमें v1 बाई v2 इक्वल्स टू m2 बाई m1 ये कंडीशन यहाँ पे मिलती है। एंड यहीं पे अपन एनर्जी के कंसेप्ट को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है। हम नेक्स्ट टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें इस एनर्जी को डिटेल में देखने वाले हैं। एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अभी बस उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। अगर फर्स्ट केस में हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m1, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी E1, एंड ये E1 इक्वल्स टू बनेगा 1/2 इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर। क्लियर? यस। अब यहाँ पे जो है हमें सेकंड मास के लिए भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m2 कितनी रहेगी? वो E2 इक्वल्स टू m2 इंटू वी2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स में काम में आने वाली है। हो सकता है आज के एसबीटी में, कल की यूनिट टेस्ट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कंडीशन क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। क्लियर? यस। यस तो सर। अगर मैं इस इक्वेशन को मास अपॉन मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगा 1/2 इंटू m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। क्लियर? यस। बट m इंटू वी को हम बोलते क्या है? मोमेंटम। Momentum. मोमेंटम। वेरी गुड, लीनियर मोमेंटम यानी p। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं p स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर? यस। यानी m1 की काइनेटिक एनर्जी जो है E1, मैं उसको p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1, एंड E2 को जो है वो p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m2 ऐसे लिख सकता हूं, यस। क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम रहने वाला है। एंड अगर यहाँ पे मैं इनका रेशो लूंगा E1 अपॉन E2, तो इसका रेशो क्या आएगा? इट विल बी m2 अपॉन m1। ठीक है, देखो इक्वेशन समझ में आते हैं क्या? सिंपल इक्वेशन है, नया कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। वहां पे जो इक्वेशंस थे उनको ही रीअरेंज करके कुछ यहाँ पे बना दिया है। मतलब ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? अगर वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट दी है तो। लेकिन इस इक्वेशन को अगर देखेंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू कौन है? M2 अपॉन M1। ये इक्वेशन तो समझ में आ गया क्या? पहले ऐसे आता है कि नहीं? यस। यस। कैसे आएगा? बस डिवीजन करेंगे अपन। ओके, तो यहां से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है। एंड ये कब एप्लीकेबल होगा? अगर वहां पे लीनियर मोमेंटम यानी p अगर आपको कांस्टेंट दिया है तो। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका मतलब एनर्जी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? यस। मतलब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी केस में सेम डेटा एप्लीकेबल रहेगा। एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, एनर्जी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। कंडीशन क्या है कि अगर वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं तो एनर्जी प्रोपोर्शनल है टू द मास, एंड अगर वहां पे मोमेंटम कांस्टेंट बोलते हैं तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास। क्लियर? देखो इस इक्वेशन को। यस सर। अगर हम यहाँ पे
इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे एंड दोनों साइड में अगर 1 को ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2 सॉरी E1 बाई E2 प्लस 1 इक्वल्स टू बनेगा M2 बाई M1 प्लस 1। कुछ नहीं किया है मैंने, प्लस 1 ऐड किया है, दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, मतलब मैथमेटिक्स अलाउ कर रहा है कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी एडिशन होती है E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1 अपॉन M1। देखो समझ में आती है एडिशन? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इसको sir. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड मास से रिलेटेड जो है रिलेशन मिलता है कि एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू होती है, E1 बोलो या फिर K1 बोलो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है E1 इज इक्वल्स टू होती है, अगर मैं E2 को मल्टीप्लाई करूंगा एंड E1 को इधर लेके आऊंगा तो रीअरेंज करके ये M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू ब्रैकेट ऑफ E1 प्लस E2। एंड अगर मुझे E2 चाहिए तो E2 इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू E1 प्लस E2। मतलब वेरियस फॉर्म है कि एनर्जी एंड मास एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं एंड उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ध्यान से देख लो एक बार, समझ में आते हैं क्या? इक्वेशन के ऊपर फोकस करो। क्लियर? क्लियर? एस नो? गुड मॉर्निंग। Yes, sir. चलो, तो ये जो इक्वेशंस हमने देखे हैं, कुछ भी नया इक्वेशन वहां पे डिराइव नहीं किया है, बस सिंपल मैथमेटिकल एडजस्टमेंट हमने की है और वहां पे एनर्जी, मास एंड जो लीनियर मोमेंटम होते हैं उनसे रिलेटेड इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब तक जो डेटा हमने स्टडी किया अब तक, मतलब वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के सेकंड लॉ में, देन मोमेंटम में, मोमेंटम के कंजर्वेशन में, देन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम से पहले फ्री बॉडी डायग्राम की जो भी आइडिया थी, अब इनको अप्लाई करके अगर बॉडी मोशन में है तो उसके साथ क्या होता है इसके अबाउट अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है स्क्रीन पे? एक बॉडी है ना, और उसको खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? Hen. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन के बारे में जब तक मेंशन नहीं करेंगे हम फ्रिक्शन कंसीडर ही नहीं करते। इस फ्रिक्शन के ऊपर इस तरह का एक ब्लॉक है, यह आदमी मतलब हमारे लिए ब्लॉक बन गया एंड इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं। सेम कंडीशन जो डायग्राम में दिख रही थी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्लियर? तो अगर आपको बोला जाता है कि इस ब्लॉक का मास यम है एंड इसको खींचने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया जा रहा है, ये ब्लॉक है सरफेस के ऊपर, ये फोर्स इधर खींच रहा है। अगर इसका मास यम है, खींचने वाला फोर्स यफ है, और आपको फाइंड करना है पहले नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एंड उसके बाद में फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्वेश्चन में डिफरेंट एप्लीकेशन दिए जाएंगे, डिफरेंट सिस्टम होगी, अपन एक स्टैंडर्ड केस बोल के उसको ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो कर सकते हो इसको सॉल्व? यस नो कर सकते कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो पहली स्टेप में करना क्या पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा पहले? FBD. FBD, वेरी गुड। और FBD में पहले कौन आएगा? MG. mg, mg, एंड ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसको बैलेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस कितना है? 0, अगर ये समीशन 0 है, इसका मतलब n माइनस एम जी भी 0 चाहिए, इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितनी आ गई? MG. इक्वल टू mg, mg। नाउ व्हाट टू डू विथ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के लिए मुझे सेम ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं? अगर सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? Two. एक ही फोर्स है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. इक्वेशन क्या बनेगा?
समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एम ए लेना पड़ेगा। मैंने 0 क्यों नहीं लिया, एम ए क्यों लिया? कब 0 लेना चाहिए, कब एम ए अप्लाई हो लेना रहा है चाहिए? सर, एक्स्ट्रा मोशन में सप्लाई होता है। एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो हमने कल के या फिर कल का लेक्चर छोड़ेंगे तो पहले 3 लेक्चर उसके लिए डिवोट किए थे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे अगर सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। एंड जब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तब तब हमें कंसिडर करना पड़ेगा समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू एम ए। ये बेसिक डिफरेंस है आज के बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगे एंड कल से पहले जो प्रॉब्लम्स थे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एक ही है, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू एम ए, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बन गया F बाय एम। क्लियर? यस। अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें बोला गया है कि इस तरह का फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे मास ऑफ द ब्लॉक है 5 kg, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है 100 न्यूटन फोर्स एक्ट किया जा रहा है। तो वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करके बोलने वाले, ठीक है। नाउ यू हैव टू नॉर्मल सॉल्व दिस कॉन्टैक्ट क्वेश्चन। फोर्स 50। वेरी गुड, एक्सलेंट। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा mg यानी 50 और उसको बैलेंस करेगा n। अगर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y 0 है तो इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन 20 एक्सेलरेशन 20। अप्लाइड फोर्स अपॉन मास, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन विल बी सब 20. करेक्ट है, वेरी गुड। क्लियर? यस। यस सर। चलो अभी यहाँ पे भी कुछ तो कंडीशन सिमिलर टाइप की कंडीशन देख रहे होंगे आप। क्या हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइड बाय दैट वो। फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर वो परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर नहीं फोर्स वेरी अप्लाई। गुड, वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा था, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, मैं बस डायरेक्शन इनकी चेंज कर देता हूँ। ये इधर जा रहे थे, ये किधर जा रहे, इधर जा रहे हैं, मैं उनको इधर भगाता हूँ, ठीक है। तो फिर से हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, अब ये खींच रहा है इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है, फिर से बोला है कि सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। अगर ब्लॉक का मास है m, है ना, इस कार्ट में जो ये बैठा है इन दोनों के सिस्टम का मास अगर आपको बोला है m है, तो इन दैट केस अगेन यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन सरफेस एंड कार्ट या फिर ब्लॉक, एंड दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सर चलो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg। mg, ओके, और एक्सेलरेशन F cos theta upon m. वेरी गुड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं होंगे हमें उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके कंपोनेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो कोई गड़बड़ नहीं करनी है। सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में mg विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सरफेस विल प्रोवाइड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गया, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स इस तरह से इंक्लाइन था, इसके हमें दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट होगा F cos थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट होगा, कौन सा होगा दूसरा कंपोनेंट? F sin theta. sin theta. एंड उनको अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये बन गया F cos थीटा, एंड ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला F sin थीटा। क्लियर? ये बन गई उसकी फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर। अब यहाँ पे मुझे बोलो, अगर यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y लिखना है तो वो 0 है क्या? नो। ये उड़ा ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब y एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो समेशन ऑफ Yes. फोर्सेस अलोंग y 0 है। हमने डिसाइड किया है कि जो प्लस y के अलोंग एक्ट होते हैं उनको प्लस ले लो, जो माइनस y के अलोंग एक्ट होते हैं उनको माइनस ले लो। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एंड F sin थीटा बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड इनको बैलेंस कौन कर रहा है? mg. Now, देखो इस डायग्राम से ये इक्वेशन कैसे आ गया ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे का पार्ट सिंपल है, अदरवाइज इस तरह का कंफ्यूजन चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। yes. तो यहाँ Yes, से मुझे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिलेगा
mg माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? Yes. अब मुझे बोलो एक्सेलरेशन के लिए हमें समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स 0 लेने पड़ेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है या ज्यादा फोर्स है? एक ही फोर्स है। कौन सा है फोर्स? F cos theta. दैट F विल cos बिकम theta. इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना बनेगा? कितना बनेगा एक्सेलरेशन? बोलो। F cos theta upon यप cos थीटा अपॉन यम। क्लियर है? फिर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होता तो एक स्टेप में आंसर आ रहा था, लेकिन वहां पे अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं हो रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है, तो इस केस में हमें ये स्टैंडर्ड केस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ऊपर की सारी कंडीशन सिमिलर है, और ऊपर के कंडीशन में आपको बोला गया है कि वहां पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सपोज उनकी वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड करेंगे, ये ब्लॉक आपको दिया है, अगेन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज देयर। यशवंत म्यूट कर जा बेटा, बोलून झाल्यावर। तो ये ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है 10 kg, और बोला है कि इस तरह से उसको खींचने के लिए फोर्स एक्ट हो रहा था 100 न्यूटन, विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? कर सकते कैलकुलेट, पूरी ऊपर की प्रोसेस सेम रहेगी, Yes sir. सेम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Normal contact force 100. वेरी गुड। इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा mg, तो m कितना है 10, 10 इंटू 10 मतलब 100 माइनस mg माइनस कौन है? यप साइन थीटा, यप है 100, साइन थीटा, थीटा कितना है 30, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये कितना आ गया 50 न्यूटन। गॉट इट? क्लियर? Yes. अब सेम केस, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए एफ कॉस थीटा यूज करना है। एफ है 100, कॉस 30 कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाय मास है, मास कितना दिया है 10, तो एक जीरो कैंसिल होके ये बनेगा 5√3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? चेक करो। Yes sir. देखो प्रोसेस तो वही थी सेम जो पहले यूज की है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम, बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अगेन सेम एप्लीकेशन है यहाँ पे भी, बस होता क्या है देखो, जो फ्लोर है सरफेस है अगेन स्मूथ है, उसके ऊपर जो ब्लॉक है अगेन उसके ऊपर जो है पहले पुलिंग फोर्स था, अब पुशिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये फोर्स आपको इस तरह से एक्ट हो रहा है, ये कंडीशन दी है। यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स EF है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एंड इस ब्लॉक का मास है m। तो इन दैट केस अगेन यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सेम प्रोसेस है, फिर से फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते सॉल्व इसको? Yes sir. देखो क्या Similar होगा, है सर इसकी ऊपर. FBD ड्रॉ करेंगे तो FBD आ गई, मतलब सबसे पहले mg. mg उसको बैलेंस करने वाली, Normal. normal. अब ये फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। F cos theta. अब दूसरा जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन मैं नॉर्मल के सेम शो करना चाहिए मुझे, या फिर नॉर्मल के अपोजिट? Opposite. Opposite. गुड, क्योंकि देखो इस तरह का फोर्स है तो इसके कंपोनेंट ऐसे आते हैं, इसलिए ये डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा शो करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या मिलेंगे देखो, कि नॉर्मल रिएक्शन को अब बैलेंस कर रहे हैं mg प्लस एफ साइन थीटा, तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो क्लियर हो रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्योंकि एफ साइन थीटा एंड mg बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन में, इसलिए इक्वल टू के एक साइड में आ गए, नॉर्मल अपोजिट था इसलिए दूसरे साइड में, तो पहला आंसर हो गया। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा? बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। कितना है? F cos theta by m. हो गया फिर एफ कॉस थीटा बाय m। क्लियर? Yes sir. Yes sir. अगर सेम इक्वेशन में आपको बोला होता कि ब्लॉक का मास है 5 kg, थीटा है 30 डिग्री, एंड अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन,
तो इन दैट केस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्सेलरेशन कितना होता ये आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो बस फॉर्मूला है मिला है उसमें वैल्यू पुट करो, पूरा सॉल्व करेंगे एफबीडी ड्रॉ करके तो और अच्छा है। वेरी गुड। एक्सेलरेशन बोल सुनिए आप। फाइव रूट थ्री हो गया, करेक्ट है, ठीक है। देखो नॉर्मल के लिए mg कितना होगा 50 प्लस एफ साइन थीटा, थीटा है 30 मतलब ये बनेगा 25, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया 75 न्यूटन। क्लियर सबको? Yes, sir. एक्सेलरेशन बनेगा एफ कॉस थीटा बाय एम, एफ कितना है फिर से 50 न्यूटन, 50 इंटू रूट 3/2 मतलब ये बनेगा 25 रूट 3 इंटू 1/m, m कितना है 5, 5 कैंसिल होके फिर से 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब देखो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना कितना सिंपल है। अगर पूरी प्रोसेस फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, फोर्सेस कहाँ पे एक्ट होंगे, कैसे कंसीडर करना है, ये सब अगर क्लियर हो गया तो। क्लियर? Yes, sir. चलो अनदर कंडीशन यू विल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन व्हाट हैपेंस। क्या हो रहा है, एक कार है, दूसरी कार आके पीछे से उसको धक्का दे रही है एंड हमें बस इतना ही पोर्शन कंसीडर करना है, ठीक है ना, जब तक वो कांटेक्ट में है तब तक। आगे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा और यहां तक अपन उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी जो हो रहा था उसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कॉम्प्लिकेशंस में जाते नहीं है, सिंपल अपन यहाँ पे दो ब्लॉक लेंगे विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इस तरह से दो ब्लॉक्स आपको दिए हैं, पहले का ब्लॉक है, पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2 एंड इनको पुश करने के लिए यहाँ पे फोर्स एक्ट किया जा रहा है दैट इज F। पहला ब्लॉक है A, दूसरा ब्लॉक है B। क्लियर है? देखो ऊपर जो हो रहा था स्क्रीन पे वे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, करके दिया है बस। क्लियर? यस सर। और यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइंड करो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। उसके बाद में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाय m1 प्लस m2। वेरी गुड। फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ मासेस, पूरे मासेस की सिस्टम है तो यहाँ पे हमें पूरे मासेस को कंसीडर करना पड़ेगा, इनटू आएगा a, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन बन गया ठीक है। अगर कंडीशन ये है कि सब के सब सिंगल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहे तब हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस अब मुझे इन दोनों के बिटवीन की रिएक्शन चाहिए और ये आप सॉल्व करके देंगे। क्या करना होगा बोलो, क्या करना पड़ेगा पहली स्टेप में? क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? FBD FBD। और FBD ड्रॉ करते टाइम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है उसको नहीं कंसीडर करेंगे रिएक्शन फोर्स के टाइम में, जो एंड का ब्लॉक होगा उसको कंसीडर करेंगे। कैसे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बी वाले ब्लॉक के लिए FBD ड्रॉ करता हूं कि जैसे ये बी वाला ब्लॉक यहाँ पे है, एक मिनट, ये बी वाला ब्लॉक यहाँ पे है तो इसकी FBD ड्रॉ करेंगे तो इसका डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी mg। सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा दैट विल बिकम n2। इसको छोड़ के इसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट होगा क्या? एस नो। बी वाला ब्लॉक है, कोई फोर्स होगा क्या इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यस में? सर। कौन Yes, सा sir. फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? ये इनके बिटवीन रिएक्शन। रहेगा ना, ये ए हाँ, वाला हाँ। ब्लॉक उसको मतलब रिएक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, पुश करेगा, मतलब वो रिएक्शन फोर्स है। कौन सा? नॉर्मल कांटेक्ट वाला। तो ये आर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली एक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई 0 है
और वहां पे हमें ये n2 कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं है। अगर बोला जाता तो अपन यहाँ पे लिख देते कि n2 इज इक्वल्स टू mg है। इसमें मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने सॉल्व कर दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें r से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो r के लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूं? वही न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब ये सिस्टम मोशन में है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ करता तो ये इक्विलिब्रियम आ जाता, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब सिस्टम मूव होगी विद सिंगल एक्सेलरेशन, एंड वो अगर ए है तो इसका मतलब ये आर इक्वल्स टू भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? m इंटू ए। सेकंड ब्लॉक था तो इसका मास लेना पड़ेगा m2, तो ये बनेगी रिएक्शन m2 इंटू ए। क्लियर? Yes. और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऊपर ही कैलकुलेट की थी, तो बोलो मुझे रिएक्शन कितनी बनेगी? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एफ। बस मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है? सर ब्लॉक ए M1 से plus निकाल M2 सकते हैं क्या? ब्लॉक ए से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड केस है, अगर ये एंड से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आता है, ठीक है ना? ए से करते टाइम क्या होता है, Okay. वहां पे अप्लाइड फोर्स भी लेना पड़ेगा, फिर अप्लाइड फोर्स को अगेन एमए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? स्टेप्स बढ़ते उससे बस। ओके सर। चलो अभी सेम क्वेश्चन आपको दिया है और बोला है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिर से आपको बोला है कि ये 2 ब्लॉक्स है, और ये दोनों ब्लॉक में आपको इनके मासेस के अबाउट आइडिया दिया है कि पहला वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 5 kg, दूसरा वाला जो है इसका मास है 15 kg। व्हेन दे आर अप्लाइड विथ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा एंड दोनों के बिटवीन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। क्या करेंगे एक्सेलरेशन के लिए? फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा 15 प्लस 5 मतलब 20, 100/20 मतलब एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड रिएक्शन के लिए क्या करना होगा? 75 न्यूटन। वेरी गुड। सेकंड ब्लॉक लेंगे, r एक्सेलरेशन a, इसका मास है 15, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू लेना पड़ेगा 15 इंटू a कितना था 5, तो 15 इंटू 5 मतलब 75 न्यूटन। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये थी 2 ब्लॉक की सिस्टम। अभी अगर ब्लॉक के नंबर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? सेम प्रोसेस अप्लाई होगी, और उसकी एक स्टैंडर्ड केस में 3 ब्लॉक की सिस्टम में इंट्रोड्यूस करूंगा, जो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ऐसे बोला है कि 3 ब्लॉक्स आर देयर विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये हो गए 3 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है ए, ये दूसरा ब्लॉक है बी, ये तीसरा ब्लॉक है सी। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। व्हेन इट इज अप्लाइड विथ ए सिंगल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और वो फोर्स दिया है आपको एज ए एफ, तो उस केस में हमें क्या करना है? देखो पहले कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, उसके बाद में कैलकुलेट करना है r1, उसके बाद में कैलकुलेट करना है r2। अब r1 का मतलब होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन a एंड b, r2 का मतलब होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन b एंड c, यानी कि यहां पे इन दोनों के बिटवीन जो है उसको r1 बोला गया है, यहाँ पे जो है उसको R2 बोला गया है, ठीक है? एवरीवन हैव टू ट्राई, ठीक है ना? इसके आंसर नहीं भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे तो ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी, बहुत हेल्प करेगा ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ट्राई करो, कम ऑन फास्ट। एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, R1 R2 की वैल्यू कितनी होगी वो FBD ड्रॉ करके सॉल्व करने का ट्राई करो, कम ऑन फास्ट। और जैसे मैंने बोला है कि जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम वो एंड वाले ब्लॉक से करेंगे, मतलब ये सी वाले से। कर सकते क्या? एस नो? R2 M3 इंटू जी सर। R2 कितना? M3 इंटू जी ए।
m3 इंटू ए, एक्सलेंट, वेरी गुड। अब ए की वैल्यू पुट करो, ए कितना था? F by M1 plus M2 plus M3. एक्सलेंट, हो गया। अब R1 बोलो। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे क्या, So क्या कर रहे? R1 F minus M1 into A. यस, F minus M1 into A. यप माइनस m1 इंटू ए, वेरी गुड। अब यप को जो है वो फिर से ma के पार्ट में पुट करो और मुझे आंसर में सिर्फ मासेस एंड अप्लाइड फोर्स चाहिए। R इक्वल्स टू, आंसर करेक्ट है बेटा, आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें बस क्या करना है आपको, पुट करना है यप को इन टर्म्स ऑफ m इंटू ए। चलो बाकी लोग कर रहे हैं क्या सॉल्व? चलो okay. जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जिनको कुछ कंफ्यूजन था बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? अप्लाइड फोर्स अपॉन नेट मास होगा, यानी F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये बन गया सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक स्टेप में एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे जब भी हम रिएक्शन या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकाल रहे हैं तब यहाँ पे कंडीशन क्या होती, देखो। जैसे कि मैं पहले R2 के लिए जाऊंगा तो R2 कैलकुलेट करते टाइम हम अगर यहाँ पे R2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, FBD ड्रॉ करेंगे तो हमें C की FBD लेनी पड़ेगी। तो ये C की अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या हो रही है? इधर एक्ट हो रहा है R2, सिस्टम जा रही है इधर विथ एक्सेलरेशन A एंड इसका मास है m3। तो इसका मतलब न्यूटन का लॉ F इक्वल्स टू ma अप्लाई करेंगे तो R2 बनेगा m3 इंटू ए। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दी तो मुझे ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स R2 ये बनेगी m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू F। गॉट इट? Yes, sir. अब उसी तरह से जब हमें यहाँ पे ये R1 कैलकुलेट करना है तो कंडीशन क्या होगी, देखो। उसके लिए मैं यहाँ पे जो FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो उसमें मुझे B एंड C ये दोनों को मिला की सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। क्यों कंसिडर करनी पड़ेगी ऐसे? इमेजिन करो, जब अपन धक्का दे रहे तो B को धक्का दे रहे मतलब वहां पे B एंड C के कंबाइंड मास को हमें पुश करना है। समझ में आता है ना? रिटार्डेशन हो सिर्फ C Yes, को sir. पुश नहीं करना है, सिर्फ B को पुश नहीं करना है, B एंड C के कंबाइंड मास को पुश करना है। इसलिए हमें दोनों को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा और ये B एंड C दोनों मिला के यहाँ पे एक सिस्टम बनेगी एंड फिर इनके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है ये यहाँ पे रहेगा R1। क्लियर? Yes, sir. अब ये इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a एंड अगर इन दोनों की कंबाइन सिस्टम लेंगे तो ये R2 इन दोनों के बिटवीन थी, मतलब ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में थी तो कैंसिल कर देती है, मतलब वो उनका इंटरनल फोर्स बना जो यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है। तो m2 एंड m3 के सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन है? सिर्फ R1. R1। R1. तो यहाँ पे सिंपल R1 के लिए एक्सप्रेशन बनेगा R1 इक्वल्स टू m2 प्लस m3 इंटू ए। फिर से A की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये R1 बनेगा m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। क्लियर? यस, नो? Yes, sir. If number of blocks are in contact with each other,
नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, देन नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हमने अब तक डिस्कस किया था उसके ऊपर से मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन ये बनेगा एफ नेट यानी नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन एम नेट यानी नेट मास ऑफ द गिवन सिस्टम, एंड उसके बाद में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स इज गिवन बाय, उसके लिए एक्सप्रेशन होगा रिएक्शन ऑफ दैट सिस्टम जो ब्लॉक के बिटवीन हमें बोला गया है इनटू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, इमेजिन करना है वहां पे कि सिस्टम का मास लेते टाइम सिर्फ m2 लेना पड़ेगा या सिर्फ m3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 3 की जगह पे 4 ब्लॉक्स लूंगा तो सेम कंडीशन अप्लाई करके आप यहाँ पे मुझे आंसर्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे 4 ब्लॉक दे दिए A B C D, इसका मास m1 m2 m3 एंड ये m4 दिया है। अगर यहाँ पे बोला गया कि इन दोनों के बिटवीन की रिएक्शन है R4, तो ये रिएक्शन R4 कितनी होगी? बोलो आप झट से बोलो विदाउट थिंकिंग। देखो m4 को पुश कर रहे हैं तो सिर्फ सिस्टम का मास मतलब किसका मास रहेगा? M3 and M4. नहीं ना, सिर्फ m4 का रहेगा ना बेटा। m4 को हाँ, पुश yes, करने sir. के लिए कहाँ पे m3 का Yes, मास sir. लगेगा? हाँ सर। नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर सर। M4 into A, sir. हाँ खत्म, बस m4 सिस्टम का मास हो गया इनटू a, फिनिश्ड। उसी तरह से अगर इन दोनों के बिटवीन R3 है तो ये R3 कितना रहेगा? अब ये इन दोनों के सिस्टम को पुश करना है ना हमें। M3 plus M4 into M3 plus M4 into A. m3 प्लस m4 इंटू ए। अब इन दोनों के बिटवीन अगर R1 है तो कितना रहेगा ये R1? M2 plus M3 plus M4 into A. वेरी गुड, m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू ए। खत्म। प्रणीता क्लियर आता? Yes sir. अगर यहाँ पे 4 की जगह पे ऐसे 5 ब्लॉक देंगे, 1 2 3 4 5 और एक ले लेते 6 ब्लॉक दे दिए, ठीक है। मासेस वही है m1 m2 m3 m4 m5 m6। यहाँ पे रिएक्शन है R1, यहाँ पे रिएक्शन है R2, यहाँ पे रिएक्शन है R3, यहाँ पे रिएक्शन है R4, यहाँ पे रिएक्शन है R5। तो बोलो अब R5 कितना होगा? M6 into A. R4 कितना होगा? M5 plus M6 into M5 A. plus M6 into A. R3 कितना होगा? M4 plus M5 plus M6 into A. R4 कितना होगा? हो गया था R4, एक मिनट। R2 कितना होगा? M3 plus M4 M3 plus plus M5 M4 plus plus M6 M5 into A. plus M6 into A. R1 कितना होगा? बोलो। M2 plus M2 plus M3 M3 plus M6 plus हो गया into clear? A. अब कंफ्यूजन नहीं होगा। 10-12 हजार भी ब्लॉक दे दिए तो सेम कंडीशन Yes, वहां पे sir. एप्लीकेबल रहेगी। Yes sir. एंड जो ए लिखा है ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया F upon M1. F upon F Net upon upon M1 plus M1 M2 plus M3 plus M4 plus M5 plus M6. M6. जितने हैं सारे ऐड करो, खत्म। तो हर बार हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? Yes sir. तो इस तरह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी में क्या होगा, एडिशन में ये स्टैंडर्ड केस दी थी, अब इसमें वैल्यूज देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक है ये 5 kg का, ये सेकंड ब्लॉक हो गया 25 kg का, अप्लाइड विथ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन बोला। और एक ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मास दे दिया 20 kg, फिर से ये इसका 20 है। तो आपको यहाँ पे
रिएक्शन है R1, यहाँ पे रिएक्शन है R2, तो R1 कितना होगा, R2 कितना होगा, बोलो। पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा हमें, Acceleration कैसे कैलकुलेट करेंगे, X 20/50, वेरी गुड, तो कितना आएगा, 2/5, मतलब 0.4. 0.4. 0.4 ही आता है ना। yes R1 के लिए फॉर्मूला बोलो, R1 के लिए सिस्टम कौन होगा, M2 plus R1 M3. M4 मतलब 45 इंटू ए, 16. Yes, sir. एंड Yes, R2 sir. R2 के लिए 20 into 20. 8. हो गया, क्लियर। Yes, sir. चलो, तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोसेस सॉल्व नहीं होगी, पहले जैसे फॉर्मूले है उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ब्लॉक कितने भी आने दो, वहां पे कंडीशन चेंज नहीं होगी। बस अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह की सिचुएशन दी जाती है कि जैसे ब्लॉक्स है ना, 1 2 एंड 3 ब्लॉक्स है ABC, और इनके मासेस है M1 M2 एंड M3, और यहाँ पे अगर आपको बोला है कि अप्लाइड फोर्स है F1 एंड यहाँ पे दूसरी तरफ से भी फोर्स एक्ट हो रहा है F2, तो अगर F1 एंड F2 सेम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, acceleration Equilibrium. 0 एक्सेलरेशन 0, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना। yes sir Yes, लेकिन sir. अगर यहाँ पे बोला गया है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, देन sir माइनस करके फोर्स वेरी एक्सेलरेट गुड, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, F1 minus F2 अपॉन, M1 plus M2 plus M1 M3 plus M2 समझ में plus आ गया M3. ना। बस एक्स्ट्रा एडिशन में क्या स्टेप आ रही है, नेट फोर्स लेना पड़ेगा। फोर्स लेते थे नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करो, खत्म, उतना ही कंसीडरेशन होगा बस। ओके, एंड अगर यहाँ पे रिएक्शन दी है R1, यहाँ पे रिएक्शन दी है R2, तो यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करते टाइम जो है डायरेक्ट जो पहली प्रोसेस है वही फॉलो करते हैं, लेकिन उसके लिए सिंपल कंडीशन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपको दो फोर्स देंगे इस तरह से, तो हमें बस वहां पे क्या करना पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मासेस ऑफ ब्लॉक बिटवीन R एंड F2, F2 मतलब कौन सा, जो मैग्नीट्यूड में स्मॉल है, मतलब जिसके डायरेक्शन में ब्लॉक डिस्प्लेस होने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले बस क्या था, F2 की जगह पे 0 था, इसलिए अपन लास्ट वाला ब्लॉक ले रहे थे, डिवाइडेड बाय नेट मास इनटू F1 माइनस F2 इनटू F2, सॉरी प्लस F2। मतलब पहले जो किया हमने सॉल्व वही ये फॉर्मूला है, बस दो दो फोर्सेस आपको अगर देंगे तो उस केस में ये एप्लीकेबल है। जैसे अगर बात R1 की करेंगे तो मुझे बोलो ये R1 रिएक्शन यहाँ पे है, तो R1 एंड F2 में कौन से मासेस हैं, M2 and M3. M2 M3. तो ये M2 R1 M3 क्या बनेगी, M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू F1 माइनस F2 अप, सॉरी प्लस F2 हो गया। अगर यहां पे R2 बोला जा रहा है तो R2 एंड F2 इन दोनों के बिटवीन कौन है, M3. M3. क्या बनेगा इक्वेशन, M3 upon M1 M2 M3 इनटू F1 माइनस F2 प्लस F2, फिनिश्ड। ठीक है, तो इसको अगर रिमेंबर करेंगे, फोर्स के नंबर मोर देन 1 है तो डायरेक्टली एक स्टेप में ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड किए क्वेश्चन में कि पहला वाला ब्लॉक है, ये दूसरा वाला ब्लॉक है एंड ये तीसरा वाला ब्लॉक है, इट इज एक्टेड बाय, यहाँ पे 200 न्यूटन है, यहाँ पे 100 न्यूटन है, इनके मासेस दिए हैं 5 15 एंड 30 kg kg एंड kg। यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है R1, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है R2। तो आप फाइंड करेंगे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन, देन R1 2 देन R2, डू इट। acceleration 2 कितना एक्सेलरेशन,
सनी कितना एक्सेलरेशन? नेट फोर्स लेना पड़ेगा। नेट फोर्स मतलब 200 माइनस 100, ये नेट फोर्स रहेगा अपॉन मास कितना है 50, सो 50 एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ ला ना? Oh, sir. यस सर। चलो अब R1 R2 तो ऊपर के फॉर्मूले उनको ही अप्लाई करो, ठीक है? फॉर्मूले यहाँ पे इनको शो कर देता हूँ। चलो क्या होगा R1 के लिए कंडीशन 15 प्लस 30 मतलब 45 अपॉन 50 इंटू 100 प्लस 100, तो ये बनेगा 2 मतलब 190, 170 आता है क्या? 190 आएगा ना? एक बार चेक करो R1 का, क्रॉस चेक करो। यहाँ पे आएगा R2 के लिए 30 अपॉन 50 इंटू 100 प्लस 100, तो ये फिर से 2 मतलब ये बनेगा 160, तो 190 न्यूटन एंड 160 न्यूटन। क्रॉस चेक करो एक बार, क्लियर है सबको? सेम एक आंसर्स बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कांटेक्ट में, हमने 2 एंड 3 ब्लॉक के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 ब्लॉक से कम ही पे आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वहां पे 3 की जगह पे 30 भी ब्लॉक देंगे, तो सेम कंडीशन वहां पे अपन अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? चलो उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको बोला है कि ब्लॉक दिए है जिनके मासेस है इस तरह से, ये है 3 kg, ये है 2 kg, ये है 1 kg, एंड अप्लाइड विथ आपको बोला है जैसे कि 24 न्यूटन। तो कैलकुलेट करो पहले एक्सेलरेशन, देन R1, देन R2। ये इन दोनों के बिटवीन R1 है, इन दोनों के बिटवीन R2 है। कर सकते हैं अभी? सर फोर्स कितना है? 24 न्यूटन। वेरी गुड। पहले एक्सेलरेशन कितना आएगा? 24/6 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन R1 कितना आएगा? इन दोनों की एडिशन 3 + 2 5 इंटू ए मतलब 20 20 न्यूटन। मीटर। न्यूटन न्यूटन मीटर नहीं है, फोर्स है ना वो। एंड R2 कितना आएगा? 3 इंटू ए मतलब 12 न्यूटन। 12. है क्लियर सबको? यस सर। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स अगर आपको कांटेक्ट में देंगे तो उससे रिलेटेड अपन यहाँ पे इनका जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी अगर आपको कुछ भी अरेंजमेंट देंगे, मतलब बोला जाएगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ऐसा ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे गए हैं और इनके अरेंजमेंट आपको बोला है कि इस तरह से है। ये पहला ब्लॉक एंड ये दूसरा ब्लॉक है एंड इन दोनों को ऐसे प्लेस किया है और जिसमें ये एंगल दिया है 60 डिग्री है। ये A हो गया, ये B हो गया, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर पहले वाले ब्लॉक को यप इतने फोर्स से पुश किया जा रहा है तो उस केस में आपको बोला जाता है कि ये सेकंड वाला जो ब्लॉक है उसकी नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। अभी देख के ऐसे डर लगेगा कि क्या आ गया, 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक नहीं है, 2 ब्लॉक है, एक के ऊपर एक रखा है। कंडीशन है कि एक के ऊपर एक स्लिप नहीं होगा, पहला जाके उसको प्रेस करेगा, फिर एक्शन फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे एक्ट होगा, उसी की रिएक्शन सेकंड ब्लॉक भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो इस तरह से कोई भी एडजस्टमेंट देंगे हम, हमारा जो रूल है उसको ही अप्लाई करेंगे कि देखो सिर्फ एक ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करते हैं, सेकंड वाली ब्लॉक की ड्रॉ करने के लिए बोला है, उसका चाहिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उसी को ड्रॉ करेंगे। तो वहां पे होता क्या है, देखो ये जो ब्लॉक है इसकी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की जो रिएक्शन है वो सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट होगी, बराबर? यस सर। मतलब ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ये रिएक्शन सेकंड ब्लॉक फर्स्ट को प्रोवाइड करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में ये फर्स्ट ब्लॉक जो है सेकंड ब्लॉक के ऊपर ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा।
और हमें ये n पूछी गई है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अगर वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो उस केस में ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल बनता है 60 एंड ये एंगल 60, तो ये भी क्या बनेगा 60। तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, n cos 60 एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन एक्ट होगा, n sin 60. समझता है ना, सिंपल वही है, फोर्स का रिजोल्यूशन, कुछ भी नई बात वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं की हमने। क्लियर? Yes. एंड इन्होंने अगर फोर्सेस यहाँ पे F बोला है एंड यहाँ पे अगर 2F बोला है, ऐसे दो फोर्सेस अगर इस केस में दिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट हो रहा है 2F, इस ब्लॉक के ऊपर F लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, इसके ऊपर F आएगा क्या, जो F यहाँ पे था, यस ये सर। ये F नो यहाँ नो पे सर, लेना पड़ेगा या नहीं, नो सर। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उसी का तो पार्ट है, ठीक है ना। तो यस अब मुझे बोलो कि अगर इधर से 2F एक्ट हो रहा था, इधर F एक्ट हो रहा था, तो ब्लॉक किसकी डायरेक्शन में जाएगा, ब्लॉक विल ट्रैवल अलोंग स्मॉलर वन। डायरेक्शन ऑफ 2F। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2F माइनस n साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या, इसका मास कितना दिया है आपको, m2 दिया है, तो ये बनेगा m2 इंटू ए। क्लियर? तो 2F माइनस ये m2 इंटू ए इधर आके माइनस होंगे, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, ये बनेगा √3/2। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है यहाँ पे, देखो समझ में आता है कि क्या किया, कम ऑन फास्ट, नहीं कड़ा लो, सिर्फ ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है बेटा, यहाँ पे माइनस टर्म उधर लेके गया प्लस हो गई, प्लस को इधर लेके आ गया माइनस हो गई, बाद में √3/2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो वो 2/√3 बन गया। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से ये बस FBD ड्रॉ करके नॉर्मल रिएक्शन अगर इंक्लाइन है तो क्या करना था, इसके लिए हमने ये कंडीशन देख ली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है हमने बस क्या किया, वही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, जिसमें कंडीशन वही थी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी मोशन में है, तब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज सैटरडे है, तो एज यूजुअल टुमारो